अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन का लाइव नशरियात आमिर सुहेल के साथ। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए महक जी हैं, गुजर कम्युनिटी से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़े फ़ख्र के साथ कहना पड़ रहा है कि एसटी का सेकंड रैंक है इनका कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इम्तिहानात में इन्होंने कामयाबी हासिल की है। और ये बच्ची इस वक्त बड़ी मेहनत के साथ अपनी ज़िंदगी में जो है वो स्ट्रगल कर रही थी अपनी तालीम को लेकर, और काफ़ी अच्छा फैमिली का भी एक रोल रहा है। इनके वालिद मोहतरम मेरे साथ हैं। 2017 में इन्हें बेस्ट टीचर अवार्ड से भी नवाजा गया है। इनकी वालिदा हैं, ये भी एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं, और एक ऐसा परिवार है जिसमें तालीम और तालीम की कदर बहुत की जा रही है। और यकीनन तौर पर इस बच्ची ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। आप यकीन मानेंगी फर्स्ट टैंप में, और गुजर कम्युनिटी की ऐसी बच्ची जिसका एसटी का सेकंड रैंक है, और ये बड़ी अच्छी बात है और हम बहुत खुश हैं इस चीज़ से। और बड़ी खुशी हमें इस चीज़ की महसूस हो रही है कि हमारी इस कम्युनिटी से बच्चियां जो हैं वो लगातार अपने घर परिवार के साथ साथ अपने जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन कर रही हैं। सो वेल फाइनली महक मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम महक जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अच्छा, आपने केएस फाइनली क्वालिफाई कर लिया है, काफ़ी खुशी होगी आपको। ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट, ये कोशिश, ये स्ट्रगल, ये पैशन, ये सब चीज़ें जहन में कब आई कि सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करनी है और ये करके दिखाना है? जी, कॉलेज के एंड ईयर्स में मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन आ रहा था कि मुझे सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ना चाहिए, और मेरी फैमिली ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। मेरे टीचर्स ने बहुत अच्छे से गाइडेंस दी। इनफैक्ट मेरे सीनियर्स ने भी बहुत हेल्प किया मुझे इस एग्जाम में। माशाल्लाह। तो वहाँ से एक मोटिवेशन आया, और वैसे ही चलते चलते आगे एग्जाम। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मेरी स्कूलिंग प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट जम्मू से हुई। आपकी स्ट्रीम क्या थी ग्रेजुएशन के दौरान? साइंसेस था। और आपने ये पहले से तय करके रखा था, ये आपका पहले से इरादा था? नहीं, ये पहले से इरादा नहीं था। कॉलेज टाइम्स में जब बच्चे अपना फ्यूचर डिस्कस कर रहे होते हैं आगे, उस टाइम पे ये मोटिवेशन आया कि इस एग्ज़ाम के लिए बैठना चाहिए, और तब से ही मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और आज फर्स्ट टाइम आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कितने एक्साइटेड थे? बहुत बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट नर्वस भी थी थोड़ी, पर जी हाँ। कभी सोचा था कि इस तरीके से आपका इंटरव्यू होगा, आपने ये सब चीज़ें कहनी है, करनी है, इरादा था जहन में? नहीं नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था मैंने। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। खैर मुझे ये बताएं, देखिए हम जब भी अपने एजुकेशन को लेकर कोई भी चीज़ तैयार करते हैं तो हम उसके लिए अपने जहन में दो चीज़ें रखते हैं, या तो हम सेपरेट एजुकेशन करते हैं यानी कि अकेले में, अलग में, बंद कमरों में, या फिर ग्रुप डिस्कशंस। तो आपके स्टडी मोड कैसे रहा है? क्या ये ग्रुप डिस्कशन में रहा है, ऑनलाइन बेसिस पे रहा है, ऑफलाइन बेसिस पे रहा है, सेपरेट रहा है, कैसे? जी, मैं लाइब्रेरी जाती थी, पर मुझे लगता है जो स्टडी ग्रुप है वो 3 से ज़्यादा बच्चों में फिर पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है। तो मुझे लगता है अपने स्टडी ग्रुप को बहुत लिमिटेड रखना चाहिए, 2-3 बच्चों में। और स्टडी ग्रुप में बेसिकली हम टेस्ट सीरीज बहुत देते थे, उससे एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती थी कि यू हैव टू डू बेटर देन योर ओपोनेंट और कॉम्पिटिटर। और साथ में हम करंट अफेयर एनालिसिस बहुत करते थे, हर दिन में कोई एक टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें वो बहुत हेल्प किया मेरे को, इनफैक्ट मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। और साथ ही में मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत की ग्रुप स्टडीज़ में। और हर दिन इनसाइट्स ऑन आईएएस करके एक वेबसाइट है, उस पर 5 क्वेश्चंस डेली अपलोड होते हैं, उसमें से मैं कोशिश करती थी कि एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करूं। ऑनलाइन एजुकेशन कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल रह सकती है आज के दौर में और सिविल सर्विसेज के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मुझे लगता है ऑनलाइन एजुकेशन का। करंट अफेयर से लेकर कुछ कंसेप्ट आपको समझना है जो आपको लगता है आपको अच्छे से नहीं आता, वो हर एक टॉपिक पर वीडियोस अवेलेबल है। इनफैक्ट सीसैट का टॉपिक मुझे काफ़ी वीक लगता था स्टार्टिंग में, पर उसको ऑनलाइन वीडियो से देखकर और प्रैक्टिस कर करके उसको मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया। और कुछ भी करंट में चल रहा है, कोई टॉपिक है जो आपको अच्छे से समझ नहीं आया, न्यूज़ में इतने अच्छे से कवर नहीं हुआ, तो वो वीडियोस देखकर मैंने उसको अच्छे से। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट? सोशल मीडिया मैंने इंस्टाग्राम मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था प्रिपरेशन के टाइम पे, और व्हाट्सएप में यूज़ करती थी। पर जैसे ही प्रीलिम्स आ जाता था मुझे 1 महीना पहले, तो मैं बंद कर देती थी व्हाट्सएप भी। कोचिंग लाइफ? कोचिंग लाइफ मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है। कुछ बच्चे जिनको बिल्कुल भी गाइडेंस नहीं है कहीं से भी, तो कोचिंग ने उस चीज़ को बहुत हेल्प किया मेरे को, गाइडेंस एक बहुत प्रॉपर एक वे दिखाया। आगे अपनी सेल्फ स्टडी है। और इस पूरे कोचिंग के वक्त में, अपने एजुकेशन के वक्त में, कोई गाइड, उस्ताद, गुरु? और मेरे सीनियर्स थे लाइब्रेरी में, शाहिद, यासीन भैया
और आनी मैम बहुत थे, समीर काफ़ी थे और उन्होंने बहुत गाइड किया मुझे उसमें, तो मुझे बहुत हेल्प मिली उस चीज़ से, हर चीज़ में। इनफैक्ट सीनियर्स होने चाहिए क्योंकि समीर वो भैया, शाहिद और यासीन भैया इनफैक्ट बहुत मेहनत करवाई उनमें है। से एक ने शायद एसटी में उनकी सिलेक्शन भी हुई है, समीर चौधरी की, तो उन्होंने काफ़ी, सबने बहुत हेल्प किया। और इस चीज़ से गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इनिशियल फेज़ में स्पेशली, और मुझे ये बहुत अच्छे से मिली इन सब से। और मेरे पेरेंट्स थे ही हमेशा, और उन्होंने, मेरे पेरेंट्स दोनों एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, दोनों ने हर मोड़ पे मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। आज सुबह जब रिजल्ट अनाउंस हुआ, जी, जब अपना नाम देखा जी। तो कैसा फील हुआ? बहुत फर्स्ट मोमेंट में कैसा था, कैसा देखे कैसा? वो एक बहुत ही बहुत खुशी वाली फीलिंग थी, शायद वर्ड्स में मैं डिफाइन ही नहीं कर पाऊंगी। वो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट, और शायद हम पूरी रात ही नहीं सोए उस खुशी में, इतना अच्छा मोमेंट था। और स्पेशली मेरी बहन, वो डॉक्टर है, उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेशन दी पूरे फेज़ में, तो इन सब का सब बहुत खुश थे फैमिली। आंटी, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, कितनी खुशी आपको महसूस हो रही है आज आपकी बेटी ने एक बड़ा अच्छा इम्तिहान में जो है वो काफ़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आप खुद भी एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं, वालिदैन का क्या रोल रहता है बच्चों की ज़िंदगी में, किस तरीके का रोल रहता है? वालिदैन का रोल तो बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। बच्चे की एजुकेशन सही तो घर में होती है, स्कूल तो थोड़ी देर के लिए, बच्चे 6 घंटे के लिए होते हैं, तो बाकी तो बच्चे की जो प्रॉपर गाइडेंस पेरेंट्स से मिलती है। तो मेरा भी अपना एजुकेशन से ही, एजुकेशन से फील्ड से हूँ, तो मैं शुरू से, मुझे उम्मीद भी, मैंने बच्चों को इसी हिसाब से मैंने करवाई थी, और उम्मीद थी मुझे अल्लाह ताला से कि इंशाल्लाह मेरे बच्चे जरूर कामयाब होंगे, और आज अल्लाह ने आज काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आज बहुत खुश हूँ कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। क्या बात है, माशाल्लाह। देखिए, माँ बाप की कितनी खुशी होती है जब उनके घर में उनके बच्चे अच्छी कामयाबी हासिल करते हैं। देखिए, महक ने अपने घर का नाम रोशन किया है, लेकिन अपनी गुजर बरादरी का नाम भी रोशन किया है, और गुजर कम्युनिटी से काफ़ी ज़्यादा जो बच्चियां हैं वो इंस्पायर होंगे, इनसे मुतासिर होंगे। इंस्पिरेशंस कब मिलती है इंसान को? जब कोई अपनी कौम में ना कुछ अच्छा कर रहा होता है, तो उसे देखकर हमें काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशंस मिलती हैं। और महक, आपके पास एक अल्टरनेट है, नौजवानों के लिए कहूँगा, बच्चियों के लिए कहूँगा कि एक अल्टरनेट है आपके पास, आप इससे पूछ सकते हैं, ये आपको एक अच्छी गाइडलाइन दे सकती है, एक गुरु की तरह, एक उस्ताद की तरह आपको अच्छे रास्ता बता सकती है, और यकीनन तौर पे अगर आप फॉलो करेंगे तो आप कामयाब हो सकते हैं। आंटी, अब माइक यहाँ दे, अंकल के पास आते हैं। लीजिए अंकल, अस्सलाम वालेकुम। कितनी खुशी महसूस हो रही है आज? बहुत ज़्यादा। मुझे ये बताएं कि आपके माशाल्लाह बेटी ने इतना बेहतरीन इम्तिहान में इतनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, बच्चों को लेकर वालिदैन की क्या कुछ कोशिशें रहनी चाहिए उनकी तालीम में पहले मरहले में? हर एक वालिदैन का, पहले तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, और आपकी टीम का थैंक यू, शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने बेटी के लिए। नहीं, हमारी बहन है, हमारा फ़र्ज़ बनता है, और यकीनन तौर पे जब गुजर कौम से हैं तो आना तो लाजमी है। जी जी जी। हर माँ बाप का एक सपना होता है शुरू में, कोई भी हो माँ बाप, कि बच्चा पढ़े, मेरा तरक्की करे, पढ़ाई करे अच्छी। जैसे गवर्नमेंट ने भी स्कीम चलाई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके ऊपर भी बड़ा सरकार ने जोर दिया था, और एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी बड़ा, और गवर्नमेंट ने भी बड़े रैलियाँ, हर चीज़ लोगों का अवेयर किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खासकर बेटी के लिए। तो हमने भी फिर बेटी के ऊपर, दोनों बेटी थी मेरी, ये बेटी बड़ी है सदव, ये भी डॉक्टर माशाल्लाह, तो ये छोटी थी महक, तो इसके लिए फिर जो आगे कोचिंग आई, स्कूल्स आए, ट्यूशन आई, सारा करते गए, जो चलता गया आगे। क्या बात है, माशाल्लाह। देखिए, पेरेंट्स का फ़र्ज़ होता है बच्चों को वक्ती तौर मदद व इमदाद करना है, और बच्चों को पढ़ाना, फिर बच्चों का फ़र्ज़ होता है कि कामयाब होना। अब अंकल, इनसे बात करते हैं। अब मुझे ये बताएं, आप कितना टाइम एक दिन में पढ़ते थे? क्या स्पीड रहती थी आपकी? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे कांस्टेंट स्पीड रहती थी, या कभी ज़्यादा कभी कम, किस तरीके से? ये वेरी करता था, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जब आप शुरू करते हो और जब तक एग्जाम होगा, 3 फेजेस में होता है, तो नॉर्मली मैं 8 to 10 आवर्स पढ़ती थी। 8 to 10 आवर्स? हाँ, पर इतना स्टेमिना कैसे आता है एक बच्चे के अंदर पढ़ने के लिए? लाइब्रेरी ने काफ़ी हेल्प की उस चीज़ में, सिटिंग डेवलप करने में। और जब एग्ज़ाम्स आते थे तो उसी 8 to 10 आवर्स को, जैसे 1 महीना रह गया तो उसको मैं 2 to 12 आवर्स, और कभी फ्रस्ट्रेशन भी आती होगी ज़हन में? बहुत, बिल्कुल कभी कभी आती थी, पर मुझे लगता है अपना सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, मेरे सीनियर्स जो हैं, मेरी बहन, मेरे भाई, सब ने बहुत वो हेल्प किया उस
बैलेंस को एक मेंटेन रखने में। मैं 8 घंटे पढ़ना, 8 घंटे के बाद जो वक्त बचता होगा मुझे लगता है उसमें आप सो जाते होंगे, और लाइक ऐसे समय में सिर्फ पढ़ना, कमरे के अंदर रहना, सोना, पढ़ना, ये सब चीज़ें मेंटेन करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इंसान के लिए, क्योंकि त्यौहार भी होते हैं, फेस्टिवल्स भी आती हैं, शादियां भी होती हैं, घरों में भी बातचीत लगी रहती है, मेहमानों का भी आना जाना रहता है। इन सब चीज़ों को किस तरीके से बैलेंस किया जाए, क्योंकि आज के तौर पर मैंने देखा बच्चे इन चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते, डगमगा जाते हैं। आप कोई या तो फिर मैं मोस्टली अब बोलूँगी, मैं यूट्यूब पे कभी कभी माहौल थोड़ा लाइट करने के लिए कॉमेडी मूवीज़ देख लेती थी, उससे थोड़ा सा एक मतलब एक जो प्रेशर है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता था। मैं कभी कभी वॉक कर लेती थी, या कोई हॉबी, कोई बैडमिंटन, कोई स्पोर्ट खेल लेती थी, तो या फिर मम्मा पापा से बात कर लिया करती थी, तो उससे एक स्ट्रेस जो है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होता रहता है। कितने महीनों की मेहनत है ये? मैंने 2019 से स्टार्ट किया था पढ़ना। हाँ जी, पढ़ना, और 2021 में ये एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आई थी, और तब से एग्ज़ाम दे रहे थे। तो 2022 का एग्ज़ाम भी मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया था, उसका मेंस है नेक्स्ट मंथ, तो ये 2021 से इसी का प्रिपेयर कर रहे हैं कंटिन्यूसली जी। मतलब पिछले 3 साल से पढ़ाई के साथ थे आप? जी, जी। और 3 साल एक ही स्ट्रीम में, एक ही तालीम के साथ रहना बहुत बड़ी बात होती है। इस चीज़ को बैलेंस कैसे कर रहे हो? यही चीज़ थी, काफ़ी बच्चे मुझे आते थे और फ्रेंड्स बोलते थे कि मैं कोई और एग्ज़ाम दे लो साथ में, JKSSB है, काफ़ी एग्ज़ाम हाँ, है एग्जैक्टली जी। पर मेरे को लगता था उससे मेरा फोकस जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा बाकी जगह, मैं इसको इतनी अटेंशन नहीं दे पाऊंगी। मुझे लगता है कि एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट्स देने चाहिए सिंसियरली किसी एग्ज़ाम के लिए, उसके बाद आप काफ़ी ऑप्शंस हैं, आप चूज़ कर सकते हैं, पर मैं बहुत डेडिकेटेड थी इसी एग्ज़ाम के लिए। सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई कर लिया है, KS क्वालिफाई कर बैठे हैं, ST का 2nd रैंक है, आप बिल्कुल सेटिस्फाइड होंगे। आगे IAS है, IPS है, कुछ और भी अहम तरीन इम्तिहानात हैं, सोचा है महकमे की उनके लिए भी कोशिश की जाए? जी, देखेंगे आगे जैसे जैसे टाइम चलेगा, इंशाल्लाह कोशिश रहेगी, और भी एग्जाम्स हैं। अच्छा, फादर एंड मदर यानी कि वालिदैन, जी। कैसी कंट्रीब्यूशन रही अभी तक? बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि एक बच्चे की कामयाबी के पीछे सबसे ज़्यादा रोल टीचर्स के बाद, इनफैक्ट टीचर से भी ज़्यादा मैं कहूँगी, वो उनके पेरेंट्स का है, जो माहौल, जो सपोर्ट सिस्टम है। और मुझे लगता है अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा स्पेशली इस एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है कुछ पॉइंट के टाइम के बाद, तो इसमें पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ में, कभी भी कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखा कि ये बेटी है तो इम्पोर्टेंस नहीं दो इसकी एजुकेशन को, कभी ऐसा नहीं किया। और कुछ भी कहा वो, मम्मा ये हेल्प चाहिए, ये हेल्प चाहिए। इनफैक्ट मैं कभी कभी इनसे बात भी, कोई इशू होता, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो मैं इनसे डिस्कस भी कर लेती थी, मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस देते थे उसमें। तो पेरेंट्स का मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और स्पेशली मुझे लगता है इस एग्ज़ाम के लिए बहुत सपोर्ट सिस्टम चाहिए, माइंडसेट इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में, पेशेंस चाहिए इस एग्ज़ाम में। हम न्यूज़पेपर्स भी पढ़ते हैं, ऑब्वियसली आप भी न्यूज़पेपर्स पढ़ते होंगे। स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना, न्यूज़पेपर्स के ऊपर नज़र रखना, ऑनलाइन मटेरियल कलेक्ट करना, ऑफलाइन डाटा मंगवाना, ये सब चीज़ें करना, ये किस तरीके से मैनेज की हैं और सबसे ज़्यादा किस पे कंसंट्रेशन रखी है? सी न्यूज़पेपर्स में मेरे को लगता है वो बेसिकली डेली अवेयरनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चे मैंने देखा है, जब मैं दिल्ली में थी तो उसमें 3-4 घंटे वेस्ट करते थे उसके नोट्स बनाने में। मुझे लगता है आप उसको एज अ डेली अवेयरनेस, क्योंकि आप KS ऑफिसर या IAS ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आपको एक अवेयर सिटीजन की तरह पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए सोसाइटी में क्या हो रहा है। तो न्यूज़पेपर्स उस चीज़ के लिए मैं बेसिकली यूज़ करती थी। और जो रिवीजन था करंट अफेयर का, मैं मंथली मैगजीन्स उठाती थी और फिर उनकी रिवीजन करती थी। तो उससे जो मंथली मैगजीन थी उसमें बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में सिलेबस को कवर किया था, पार्टीशन की थी हर एक सिलेबस का टॉपिक्स के अंदर, तो वो बहुत एक वेल ऑर्गेनाइज नोट्स आपको मिल जाते हैं। जब आप पढ़ रहे थे, जब आपका पढ़ाई का टाइम था, ड्यूरिंग इस पूरे प्रोसेस में सबसे टफ सब्जेक्ट आपके लिए कौन सा था, जो आपको समझ नहीं आ रहा था, या कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते थे? एक्चुअली मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो इकोनॉमी मेरे को कभी कभी बहुत ज़्यादा टफ लगता था, पर उसके कहते हैं आप जितने मेहनत करेंगे उतना आसान होता जाएगा। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की इन टॉपिक्स पे। तो विद टाइम वो चीज़ें, स्टार्टिंग में जब हिंदू पढ़ना, द हिंदू आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हो, बहुत टफ लगता है, कुछ समझ नहीं आता कि कौन सा टॉपिक किस में पढ़ें, पर विद टाइम वो आस्ता आस्ता
ईज हो जाता है, आपको समझ आ जाता है ये कौन से जीएस का कौन सा कंपोनेंट के अंदर, कौन सा टॉपिक के अंदर आपको ये पढ़ना है, किसके कौन सी चीज़ ये कवर करेगा। तो वो वे टाइम वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो सिलेबस उठाओ सबसे पहले, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे एक बहुत ज़्यादा एक ट्रैक बन जाता है आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। क्या बात है, माशाल्लाह, सबसे बेहतरीन चीज़ें इन्होंने बताई। फाइनली एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, जो बच्चे इस वक्त प्रिपेयर कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में सिविल सर्विसेज के इम्तिहानात के लिए, किस तरीके से शुरुआत करें, लाइक स्टेप बाय स्टेप होता है, सबसे पहले किस चीज़ पे फोकस रखें, फिर धीरे धीरे, और पूरे इस प्रोसेस को मुकम्मल करने में किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें? जी मुझे लगता है स्टार्टेड जो फाउंडेशन है वो एनसीईआरटी से ही शुरू करनी चाहिए। बेसिकली मैं साइंस से थी तो मुझे इतना पता नहीं था आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के बारे में, तो एनसीईआरटीज़ ने एक फाउंडेशन रखी। उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत के लिए पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम वगैरह वगैरह, काफ़ी बुक्स हैं इंपॉर्टेंट। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो टेस्ट सीरीज़ है, जो आपको बताएगा आपको कितना अटेम्प्ट करना है, कितना रिस्क लेना है, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और कहाँ पे आप वीक हो। मॉक इंटरव्यूज़ उसी के लिए हैं, तो मॉक इंटरव्यूज़ ने प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी, तीनों स्टेजेस में बहुत हेल्प किया। और डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग ने मुझे बहुत हेल्प किया मेंस में, बहुत। क्या बात है, माशाल्लाह, ये इनकी पूरा परिवार है, एक बारी फोकस करके दिखा दें आप। ये इनकी सिस्टर हैं, ये इनके ताऊ हैं, अंकल हैं, और वो इनके सिस्टर के शोहर हैं, इनके जीजू हैं, और वो छोटे वाले भाई हैं। माशाल्लाह ये पूरा इनका परिवार है, पूरा ख़ानदान घर। और ये वही बच्ची है जिसने अभी तक अपनी मेहनत के बलबूते पे ये कामयाबी हासिल की है। सेकंड रैंक हासिल करना और अपने कम्युनिटी का नाम रोशन करना, सबसे बड़ी चीज़ एक ही है। देखिए, फोकस आप अपनी स्टडी पे कर रहे हैं तो फिर आपके लिए तालीम बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप 3 साल 4 साल एक ही चीज़ पे दिन रात फोकस करके दे रहे हैं तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। हम लोगों के पास इतना स्टैमिना नहीं होता कि हम 2-3 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई कर पाएँ, लेकिन 8 घंटे एक कांस्टेंट स्पीड में आप पढ़ रहे हैं हर रोज़, आप फंक्शंस को, आप सोशल मीडिया को, आप इन सब चीज़ों को छोड़ रहे हैं, तो यकीनन तौर पे आप बहुत सारी कुर्बानियां दे रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में। और इस मरहले तक पहुंचने के लिए जो बातें इन्होंने कही हैं वो बहुत अहमियत रखती हैं कि जितने भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको किस तरीके से जो है स्टेप बाय स्टेप अपने आप को जो है वो तैयार करना चाहिए। कोचिंग का क्या रोल रहता है, सोशल मीडिया का कितना इम्पैक्ट पड़ता है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, और ग्रुप डिस्कशंस, लाइक आज के वक्त में हम लोग ग्रुप डिस्कशंस पे काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन इनका क्या मानना है वो भी आपने सुन लिया। और सबसे ख़ास चीज़ ये कि वालिदैन की कंट्रीब्यूशन इनकी लाइफ में इनके लिए क्या रही है अभी तक, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं सब पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को जितना हो सकता है उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्हें तैयार करें, उन्हें एक अच्छी मोटिवेशन दें। हार जाते हैं कहीं पर बच्चे, रह जाते हैं, अटैम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाते, लेकिन यकीन माने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, एक न एक दिन ज़रूर क्लियर करोगे और अपनी मेहनत से अपना नाम रोशन कर सकते हो। फ़िलहाल महक का इरादा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी शायद सिविल सर्विसेज के जो बड़े इम्तिहानात हैं उनके लिए कोशिश करेंगी ये, क्योंकि पिछले 3-4 साल से तो कंटिन्यूसली पढ़ रही हैं, अब तो परेशान हो चुकी होंगी कि इतना ज़्यादा बर्डन सर पे है, बड़ी मुश्किल से इम्तिहान क्लियर किया है, अब फिर से शुरू कर दूं तो प्रॉब्लम बन जाएगी इनके लिए। लेकिन फिर भी इनके हौसले, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बारी फिर से कोशिश करेंगे और IAS जैसे इम्तिहान को भी क्रैक करेंगे। फिलहाल जम्मू कश्मीर के तमाम ऑडियंस का देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी मुझे जिन मुकामात से देख रहे थे। अपना कमेंट दें महक के लिए और अपनी राय भी दें। फिलहाल दीजिएगा अपने मेज़बान को इजाज़त, देखते रहें डेली तस्कीन। अल्लाह हाफिज़।